Hello students, welcome back. Today we are going to talk about lesson number 9, that is the last lesson. ये कहानी है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, एल्सेस और लॉरेन की. इसे लिखा है फ्रेंच नॉवेलिस्ट ने जिनका नाम है अल्फोंस डोदे. अल्फोंस डोदे फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, कहानीकार थे. उन्होंने इस कहानी को लिखा है. ये बहुत ही इमोशनल कहानी है एक टीचर के बारे में जिनका नाम है एम हैमिल. जब प्रशियन फोर्सेस ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने वहां के टीचर्स को फ्रांस छोड़ देने के लिए कहा. ये कहानी है उस टीचर के इमोशनल अटैचमेंट की, अपनी स्कूल के बारे में, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में, और वो जाने से पहले, फ्रांस छोड़ने से पहले आखिरी बार अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देना चाहते हैं, अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं. इसीलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन. लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मैं सुबह लेट ही स्कूल के लिए निकला था. मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता था. उसका कारण था कि एम हैमिल ने, हमारे टीचर ने, हमें कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में हमसे पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड पी भी नहीं पता था, पहला अक्षर भी नहीं पता था. इसीलिए मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. एक पल तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं स्कूल बंक मार लूं, मैं जाऊं ही नहीं स्कूल, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही सुहावना था, भीनी भीनी सी धूप खिली हुई थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. पक्षी वहां पास के जंगलों में चहचहा रहे थे और वहीं प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. पार्टिसिपल्स को पढ़ने और समझाने से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये सब नजारा जो बाहर चल रहा था. खैर, किसी तरह मैंने अपने मन को समझाया और मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? खैर, जब मैं स्कूल कंपाउंड में पहुंचा तो मैं वहां टाउन हॉल से गुजर रहा था, तभी मैंने वहां नोटिस बोर्ड पे भीड़ देखी. ये वही नोटिस बोर्ड है जिस पर पिछले 2 साल से हमें सारी बुरी खबरें यही देखने को मिलती थी. हम लड़ाई हार गए, फ्रांस लड़ाई हार गया, वो नोटिस बोर्ड पे था. कमांडिंग ऑफिसर प्रशियन सोल्जर्स के नए आदेश क्या थे हम लोगों के लिए, वो नोटिस बोर्ड पे था. इसके अलावा नए कानून क्या बन रहे हैं, वो हम लोगों पे किस तरह से अत्याचार करने वाले हैं फ्रांस के लोगों पे, वो कानून भी यही नोटिस बोर्ड पे लिखा था. और आज उसी नोटिस बोर्ड पे बहुत भीड़ थी. खैर, बिना रुके, क्योंकि मैं लेट हो चुका था स्कूल के लिए, तो बिना रुके ही मैंने सोचा कि न जाने आज क्या मामला है. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. खैर, मैं फटाफट वहां से गुजर रहा था, मैं जल्दी में था स्कूल क्लास में जाने की, लेकिन तभी हमारे गांव का वो लोहार, ब्लैकस्मिथ जिसका नाम वॉचर है, वो अपने अप्रेंटिस चेले के साथ, स्टूडेंट के साथ वही नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ रहा था और उसने मुझे देखा और उसने मुझे पुकारा, आवाज दी. Don't go so fast, bub. You'll go to your school in plenty of time. और उसने मुझे कहा, बब, छोटू, इतनी जल्दी क्या है स्कूल जाने की, तुम्हारे पास बहुत टाइम है. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो मुझे लगा कि ब्लैकस्मिथ वॉचर मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मैं हाफते हाफते फटाफट एम हैमिल के गार्डन के पास पहुंच गया, क्लास के जस्ट नजदीक पहुंचा.
Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street in the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पे जब स्कूल लगती थी तो बहुत शोरगुल होता था, इतना शोर शराबा कि बाहर गली तक उसकी आवाज आती थी, चाहे वो बच्चों की बेंचेस को खोलने बंद करने की आवाजें हों दराज की, चाहे वो टीचर्स का रूलर जब वो डंडा टेबल पे मारते थे उसकी धड़ाम की आवाज हो, चाहे बच्चे एक साथ किसी चीज को याद जोर जोर से बोल के करते थे वो आवाजें हों, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा आमतौर पे होता था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ खामोश शांत था. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो मुझे लगा कि इतनी भीड़ भाड़ शोरगुल में मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, लेकिन यहां तो सीन कुछ और ही था. इतना सन्नाटा जैसे मानो संडे प्रेयर्स के दिन चर्च में सन्नाटा होता है, शांति होती है. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो मैंने खिड़की से ही देखा मेरे सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी क्लास में आ चुके थे, वो सब अपने अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे, और एम हैमिल जिनके पास एक लोहे की छड़ थी हमें स्टूडेंट्स की पिटाई करने के लिए, वो अपनी लोहे की रॉड को यहां डाल के अपनी बगल में डाल के क्लास में यहां वहां घूम रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. चूंकि मैं लेट हो गया था, स्टूडेंट्स सब बैठे हुए थे, तो मुझे उन सबके सामने ही जाके अपनी क्लास में बैठना पड़ा बेंच के ऊपर. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मा रहा था, घबरा रहा था. मेरे गालों का रंग भी उड़ चुका था, लाल हो गए थे डर के मारे. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." लेकिन जो डर था वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि एम हैमिल ने बहुत ही दोस्ताना तरीके से मुझे कहा, "गुड मॉर्निंग लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आओ फटाफट अपनी जगह पे बैठो." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection in prize days. खैर हाफते हाफते में जाके जगह पे बैठा, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद मैंने ध्यान दिया कि हमारे टीचर एम हैमिल ने अपना फेवरेट ग्रीन कोट पहना हुआ था, झालर वाली उनकी शर्ट थी और ब्लैक सिल्क की कैप थी. ये वो ड्रेस थी जो हैमिल बहुत ही स्पेशल दिनों पे पहनते थे, जैसे कि स्कूल का इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो, एनुअल फंक्शन हो. लेकिन आज हैमिल ने वो ड्रेस पहनी हुई थी. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. खैर, इसके अलावा आज स्कूल बहुत ही शांत गंभीर लग रही थी, माहौल कुछ सीरियस सा लग रहा था. लेकिन सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को देख के सरप्राइज हुआ वो ये था कि बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी क्लास की, जो हमेशा ही खाली रहती थी, आज वहां गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. जैसे कि हमारे ओल्ड हॉजर वहां बैठे हुए थे अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए, हमारे गांव के पुराने मेयर साहब बैठे हुए थे, और रिटायर्ड पोस्ट मास्टर भी वहीं बैठे थे क्लास के अंदर. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सब लोग बहुत ही उदास लग रहे थे. हॉजर तो अपनी पुरानी बचपन की किताब जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई जाती है वो भी लेके आए थे, और वो किताब उन्होंने अपने घुटनों पे रखी हुई थी और अपना चश्मा भी उसके ऊपर रखा हुआ था,
और ये सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." खैर, ये सब चीजें मैं सोच ही रहा था, तभी हैमिल ने अपनी सीरियस लेकिन पोलाइट आवाज में कहा कि स्टूडेंट्स, बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट बार फ्रेंच क्लास पढ़ाने जा रहा हूं. ऑर्डर्स आ चुके हैं कि आज के बाद एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. कल तुम्हारे नए टीचर आएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने इस लास्ट फ्रेंच लेसन को बहुत ध्यान से सुनो, अटेंड करो. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. इन शब्दों को सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे कि बिजली मुझ पे गिरी हो. अब मेरी समझ में आया कि उन दुष्टों ने वहां नोटिस बोर्ड पे क्या चिपकाया था, क्यों वहां इतनी भीड़ थी. तो ये बात अब मेरी समझ में आई. My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs or going sliding on the Saar. Oh, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा. कितनी अफसोस की बात है. अब तक तो मुझे फ्रेंच लिखना भी नहीं आया. अब तक तो मैंने इसके बारे में कुछ जाना भी नहीं. और मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि क्यों मैंने अपना सारा समय वेस्ट कर दिया. बाहर पक्षियों के घोंसले ढूंढने में, पक्षियों के अंडे ढूंढने में निकाल दिया मैंने समय, या मैंने स्लाइड झूलों पे झूल के टाइम वेस्ट कर दिया. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. वो सारी किताबें जो मुझे बोझ लगती थी, चाहे वो ग्रामर की बुक हो, चाहे हिस्ट्री की बुक हो जिसमें सेंट्स संतों के बारे में लिखा था, वो जो मुझे बोझ लगती थी, अब मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी बोझ नहीं, वो मेरी पुरानी प्यारी दोस्त है जो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अब बिछड़ने वाले हैं. And M. Hamel too, this idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और ये विचार कि अब हैमिल हमें कभी नहीं मिलेंगे, हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें फ्रांस छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सोच के ही मुझे दुख हो रहा था. अब मैं उनके उस डंडे के बारे में और उनके पागलपन के बारे में भूल चुका था. मुझे ऐसा लगा कि मैं एम हैमिल के बिना कैसे पढ़ाई करूंगा. Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. बेचारा हैमिल. अब मुझे समझ में आया कि फ्रेंच लेसन क्योंकि उनका लास्ट लेसन था, इसीलिए अपनी मातृभाषा के सम्मान में मिस्टर हैमिल ने अपनी ग्रीन कोट वाली ड्रेस पहनी थी जो वो संडे या स्पेशल डेज को पहनते थे. और अब मुझे समझ में ये भी आया कि क्यों गांव के सभी लोग इस वक्त यहाँ क्लास में बैठे हुए थे, ताकि वो फ्रेंच लेसन को, अपनी मातृभाषा को आखिरी बार सीख सके. उन्हें अफसोस था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरे कामों में जाया कर दी, वेस्ट कर दी. अपनी मातृभाषा को उन्होंने नहीं सीखा और अब वो सीख भी नहीं सकते. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये सभी लोग गांव के यहां इसलिए बैठे थे कि ये एम हैमिल के प्रति अपना सम्मान, रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे. साथ ही साथ ये शो करना चाहते थे कि ये अपनी मातृभाषा से, अपने देश फ्रांस से प्यार करते हैं, वो फ्रेंच भाषा जो अब इनकी नहीं रही. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite.
मैं ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। अब मुझे कुछ फ्रेंच में बोलना था। What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So मुझे participles के बारे में कहना था, लेकिन जब मैं कहना शुरू किया मैंने, तो पहले ही अक्षर के साथ में अटक गया। मैं सब कुछ भूल चुका था और मैं डेस्क पकड़ के सिर झुका के वहीं खड़ा हो गया। मेरी सिर उठा के हैमल के सामने देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स, यहां हम रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कंक्लूडिंग सेकेंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।